एक मिनट पॉज कर दो। हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग। तो सबसे पहले तो गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग क्या होता है उसके पहले हम देख लेते हैं भाई गैस्ट्रोस्टोमी क्या है। आगे आ जाओ। गैस्ट्रोस्टोमी का मीनिंग क्या होता है? गैस्ट्रो का मीनिंग होता है हमारा स्टोमक। क्या होता है? स्टोमक। ठीक है। स्टोमी मतलब सर्जिकल ओपनिंग, किसी भी चीज को कट करके उसको हम ओपनिंग जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम स्टोमी। स्टोमी मतलब सर्जिकल ओपनिंग। ठीक है। गैस्ट्रिक मीन्स क्या हो गया हमारा? स्टोमक। और स्टोमी मीन्स हमारा सर्जिकल ओपनिंग, जो हम सर्जरी करके ओपनिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोमी। तो अब गैस्ट्रोस्टोमी हो गया हमारा, जैसे हमारा गैस्ट्रिक हो गया, हमारा स्टोमक हो गया। अब उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को हमारी उसके ऊपर जो ट्यूब होती है, जो हमारी पाइप होता है खाना जिससे हम जाते हैं, हमारा फूड पाइप, उसके ऊपर जस्ट कौन सा उसका पार्ट आता है? ड्यूजेनम आता है, ड्यूडेनम आता है और इलियम आता है। तो वहां पर हम ओपनिंग कर गए, एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है। क्या होता है हमारा, जैसे कि आपको कोई जीआई ट्रैक का सर्जरी हुआ, आपको कोई ओरल अल्सर हुआ हो, या आपका फूड पाइप का कोई फिस्टूला हो गया हो, या कोई भी आपको अल्सर की वजह से इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, तो कुछ भी आपको खाने में प्रॉब्लम आ रही हो, राइट, तो उस कंडीशन में आपका ओरल का कोई कैंसर हो या ओरल की कोई सर्जरी हुई हो, तो स्वाभाविक सी बात है भाई पेशेंट ओरली तो कुछ इनटेक नहीं ले सकता है, खाना दांतों से चबा कर नहीं खा सकता है। या एनजी ट्यूब भी डालेंगे तो एनजी ट्यूब क्यों नहीं डाल सकते भाई? उसको कुछ फिस्टूला वगैरह हुआ हो या उसका कुछ भी सर्जरी हुआ हो खाने वाले पाइप में। सिंपल भाषा में समझते हैं भाई, फूड पाइप उसमें किसी प्रकार का कोई सर्जरी हो गया हो, फिस्टूला हो गया हो इंटरनल, उसको हमारा अल्सर्स वगैरह हो गए हो, या हम उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन हो उसको एटीट्यूड फीडिंग ट्यूब डालने का, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी हो सकता है कि पेशेंट को हमको लॉन्ग टाइम तक फीड देना हो, जैसे कोई कोमा का पेशेंट हो, सीबीए का पेशेंट हो, पैरालाइज का पेशेंट हो, जो पेशेंट हमारा ऑन बेड हो, बेड रिडन पेशेंट हो, तो यदि हम 1 मंथ तक देना है, अप्रोक्स हमको 10-15 दिन देना है, 20 दिन देना है, तो हम हमारा आरटी से, राइस ट्यूब से, फीडिंग ट्यूब से उसको फीड दे सकते हैं। और यदि हमको लॉन्ग टाइम तक देना है, उसको 2 मंथ देना है, 3 मंथ तक देना है, अदर 4 मंथ तक देना है, तो हमको क्या करना होता है? हम उससे नहीं दे सकते, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 10 to 12 डेज रहता है, उसके बाद भी इन्फेक्टेड हो जाती है, तो हमको चेंज करना होता है। तो ज़्यादा हम उससे देंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से फीवर होगा, और पेशेंट हमारा किसमें? सेप्सिस में जाएगा, सेप्टिक शॉक में जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उसको एक सर्जिकल ओपनिंग करते हैं हमारी ड्यूजेनम में, स्टोमक के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, खाने का पाइप होता है ट्यूब, उसमें हम ओपनिंग करते हैं सर्जरी करके, एनेस्थेसिया देके। और एक हम जैसे कि हम हमारा ईयरवे आता है, ईयरवे देखा होगा, तो वैसे एक हमारा ट्यूब आता है जिसको हम वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं और उसको डायनाप्लास्ट से फिक्स कर देते हैं। फिर हमको जब भी पेशेंट को फीड देना होता है, हम उसका माउथ ओपन करके और डायरेक्ट हम उसमें फीड दे देते हैं। हमारा फीड बैग आता है, उससे हम आईवी के जैसा कनेक्ट करके और हम फीड उसमें पेशेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये तो हमारे इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि हम एक सर्जिकली एक ओपनिंग करते हैं, एक स्टोमा बनाते हैं, ओपन करके सर्जरी करी और वहाँ पर हम एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, और इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको डायनाप्लास्ट से प्रॉपर तरीके से फिक्स कर देते हैं। जो पूरी प्रोसीजर होती है वो एसेप्टिक टेक्निक से होती है, एनेस्थेसिया देके होती है और सर्जिकल होती है, सर्जिकल ग्लव्स वगैरह पहन के, स्क्रब वगैरह करके और बिटाडीन ऑइंटमेंट वगैरह अप्लाई करके, मतलब एसेप्टिक टेक्निक से ही प्रोसीजर पूरा परफॉर्म किया जाता है अंडर डॉक्टर के सुपरविजन में, एनेस्थेटिक भी रहते हैं। तो ये हमारा हो गया, एक ट्यूब हम इंसर्ट कर देते हैं गैस्ट्रिक में हमारे, राइट। तो अब इसका मतलब मैंने इंडिकेशन बताई कि किस किस कंडीशन में करते हैं। भाई आपको कुछ भी अल्सरेटिव हुआ हो, आपका फूड पाइप में, ओरल आपका कोई सर्जरी हुआ है, दांतों का कोई सर्जरी हुआ हो, या आपको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डालने का कॉन्ट्राइंडिकेशन हो कि भाई पेशेंट को आप नहीं डाल सकते, हो सकता है पेशेंट को नेजल सेप्टम ब्लॉक हो, तो उसको बाद में लेता हूँ मैं उसको नेजम सेप्टम जो है हमारा नोस्ट्रिल से वो ब्लॉक हो, तो उसकी वजह से ट्यूब नहीं जा रहा हो, देखा होगा कि पेशेंट को नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उसको गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग कराते हैं, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डाल करके। तो इसका ये इंडिकेशन हो गया। फिर इसका मेथड क्या आता है? सीरिंज फीडिंग
In this method, with the help of syringe that may be 50 cc is given used to the feed according to the physician order. हम एक 50 cc का सिरिंज लेते हैं, जैसे हम नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग देते हैं ऐसे ही हम इसमें भी 50 cc के सिरिंज से उसमें हम जो भी हम सॉल्वेंट उसको दे रहे हैं, दाल का पानी वगैरह हो गया, जूस वगैरह हो गया, चावल का पानी, वो सारी चीज़ें आप वैसे सेम जैसा देते हो इसमें भी आप दे सकते हो। तो मैंने तो हमारा गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग था, पर हमने इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया कि गैस्ट्रोस्टोमी क्या होता है और ये किस कंडीशन में करते हैं। फिर इसका दूसरा इंडिकेशन है इम्पेयर्ड सोलोइंग एंड डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। आपका इम्पेयर्ड हो गया हो, खाने में, निगलने में, चबाने में प्रॉब्लम आ रही उस कंडीशन में, या आपका पेशेंट जो है अनकॉन्शियस लेवल पर हो या सेमी कॉन्शियस लेवल पर हो, उस कंडीशन में हम करते हैं। अब अनकॉन्शियस होगा तो वो खुद से तो खाना चबा के नहीं खा पाएगा, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो सीधा हमको उसके गैस्ट्रिक में ही खाना देना होगा। हाँ, कोई भी उसको ट्यूमर हो गया हो या फिस्टूला हुआ हो, कहाँ, अपर एलिमेंट्री ट्रैक में, अपर जो उसका जीआई ट्रैक उसमें किसी प्रकार का उसको फिस्टूला हो गया हो या ट्यूमर हुआ हो, उस कंडीशन में हम आरटी नहीं डाल के उसको सीधा गैस्ट्रोटोमी फीडिंग करते हैं। फिर दूसरा हमारा इन केस ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव ऑफ अपर एलिमेंट्री ट्रैक व्हेन द ट्रैक मेक इट इम्पॉसिबल फॉर फूड टू रीच द स्टोमक बाय द नॉर्मल रूट, मतलब नॉर्मल रूट से हम स्टोमक तक खाना नहीं दे सकते और ना ही हम आरटी से दे सकते। जो हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, डॉक्टर ने मना किया होगा, तब हम क्या प्रेफर करते हैं, हमारा गैस्ट्रोस्टोमी। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल्स क्या क्या लगेंगे, हमारा इसका इंडिकेशन हो गया, मेथड हो गया। अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें आर्टिकल्स लगने वाला है। एक हमारी ट्रे रहेगी जिसमें क्या रहेगा, फीडिंग वाटर रहेगा, हमारा बाउल रहेगी जिसमें हम एक वाटर रखेंगे। उसके बाद किडनी ट्रे रहेगी हमारी, क्लीन सीरिंज 50 cc एंड 5 cc। 50 cc का आपको एक स्टाइल सीरिंज लेना है और आपको एक 5 cc का लेना है। एक आपको गिलास लेना है, उस गिलास, अब इसके हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा बताते हैं, पर वहाँ पर हमको जो चीज़ें लग रही हैं हमको उतना लेना होता है। जैसे सर्जिकली ओपनिंग कर रहे हैं तो अपने हिसाब से ही देख लेते हैं। तो हमको एक बीटरनी लेना होगा, गज पीस वगैरह लेनी होगी, 50 cc का सीरीज लेना होगा, 5 cc का सीरीज लेना होगा, तब हम गैस्ट्रोटोमी करते हैं तब, और फीडिंग देते हैं तब हमको एक 50 cc का सीरीज लेना होता है। फिर गिलास लेना होता है जिसमें हम जो भी दाल का पानी, चावल का, वो सब देते हैं। 50 cc की सीरीज से हम उनको पेशेंट को दे देते हैं। सुपाइन पेशेंट को हम सेमीफोलर पोजीशन में रखते हैं, फ्लैट पोजीशन में नहीं देते, सेमीफोलर पोजीशन में रखते हैं ताकि उसको एस्पिरेट होने का चांस ना हो और भी इजीली गैस्ट्रिक में वो चीज़ें चली जाए। तो उसके लिए हम सेमीफोलर पोजीशन में रख के पेशेंट को डायरेक्ट ये दे सकते हैं। और हम उसमें कितना 3 आवर के इंटरवल में आप इसको 150 से 200 ml तक दे सकते हो, मैक्सिमम आप 300 ml दे सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। फिर जब भी आप 3 घंटे में नेक्स्ट टाइम दे रहे हो फीडिंग, तो आपको एस्पिरेट करके देखना है। यदि गैस्ट्रिक से वापस आ रहे हैं तो आपको नहीं देना है, क्योंकि वो आपके एब्डोमेन में ही है, अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है जो भी हमने दिया है। अब हम जैसे नॉर्मल पेशेंट है या नॉर्मल पर्सन है तो हम लोग वॉकिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। पर जो अनकॉन्शियस पेशेंट है ना, तो उसका थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम जाता है। तो यदि वो गैस्ट्रिक में ही है, लीवर में है, तो डाइजेस्ट कहाँ पर होगा, इधर तो वो सेमी डाइजेस्ट हो जाता है, पर तब तक वो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, आंतों में नहीं जाएगा, तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, फीकल मटेरियल नहीं बनेगा। तो हमको एस्पिरेट करके वापस से खींच के देखना होता है। यदि वापस एस्पिरेट आ रहे तो हमको फीडिंग नहीं देना है, फिर थोड़े टाइम बाद आप दे सकते हो। ऐसा करके आप 2 आवर लिए 3 आवर के इंटरवल में आप 150 ml 200 ml पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने दिया है फीडिंग, आईसीयू में दिया होगा। अब इसमें स्टेप बाय देख लेते हैं हम, इसका प्रोसीजर कैसे रहता है, हमको कैसे कैसे देना होता है। जनरली सबको पता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। असिस्ट द क्लाइंट टू फीड फॉर गैस्ट्रोटोमी फीडिंग, पहले पेशेंट को हमको असिस्ट करना है उसकी कंडीशन को कि अभी इसको फीडिंग देने की आवश्यकता है या नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आप वापस एस्पिरेट करके भी चेक कर सकते हो पेशेंट का जो स्टोमक है, गैस्ट्रिक है, उसमें ऑलरेडी फीडिंग तो पहले से फूड मटेरियल तो नहीं है। यदि है तो फिर आप
थोड़े टाइम बाद दे सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा दोगे तो फिर पेशेंट एक्सपिरेट करेगा और आपको आरटी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो आप चेक करने के बाद ही उसको दो। फिर दूसरा हमारा आता है ऑस्कल्टेट बुक होगा, तो आपका पेज नंबर है हमारा 149 नहीं 249, फंडामेंटल का है ना, ये किसका है, दूसरा बुक है, अच्छा ठीक है। हाँ, बबल साउंड भी आपको चेक करना है। जनरली नर्सिंग तो हम नहीं करते हैं, डॉक्टर करते हैं बबल साउंड, तो हमको बबल साउंड भी चेक करना है। यदि बबल साउंड प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या एब्डोमेन उसका सॉफ्ट है, टेंडरनेस है, वो चीज़ें भी हमको देखना है। यदि एब्सेंस रहता है फिर हमको डॉक्टर को, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। एब्सेंस ऑफ बबल साउंड में इंडिकेट डिक्रीज और एब्सेंट पेरिस्टेटिक मूवमेंट एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यदि उसको पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट नहीं है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या होता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें मूवमेंट होता है, उसमें ऐसे जिगजैग मूवमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और फिर हमारा वो फीकल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखा होगा कभी हम ट्रेवल करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ट्रेवल के लिए जा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, इंटेस्टाइन हमारा और स्टोमक में मूवमेंट ज़्यादा होता है पेरिस्टेटिक, उसकी वजह से हमको नॉसिया वोमिटिंग होने लगता है। जनरली हम ऐसे नॉर्मल बैठे हो तो नहीं होता है, तो वही रीज़न होता है उसका कि वो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, उसी वजह से हमको नॉसिया वोमिटिंग होने लगता है। किसी को हैबिट हो जाता है जो जनरली रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो। पर आप लॉन्ग टाइम के लिए यदि ट्रैवल कर रहे हो 2 घंटे 4 घंटे के लिए, स्पेशली आप कार से कर रहे हो, बस से कर रहे हो, तो हो जाता है वो चीज़ें। फिर ऑब्टेन बेसलाइन वेट एंड लेबोरेटरी वैल्यूज़, उसका वेट वगैरह भी आपको प्रॉपरली चेक करते रहना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक उसको यदि फीडिंग हम डायरेक्टली गैस्ट्रोस्टोमी से दे रहे हैं तो उसका वेट भी लॉस होने का चांस रहता है, तो आपको वो भी देखते रहना है पेशेंट का कितना वेट गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या कंडीशन उसका है, वो भी आपको देखना रहता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों देखना है हमको, प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डाटा टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ फीडिंग, ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम फीडिंग दें। यदि उसका वेट लॉस होगा तो फिर हमको पता चलेगा कि यार इसका वेट लॉस हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा और उसको रिच प्रोटीन न्यूट्रिएंट डाइट देंगे तो उसको बाद में ईजी होगा और जल्दी से वो रिकवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा वेरीफाई फिजिशियन ऑर्डर फॉर फार्मूला रेट रूट एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारे को फिजिशियन का ऑर्डर भी वेरीफाई करना है उसको पहले कि भाई कितने अमाउंट में कितने ml पर आवर हमको इसको फीडिंग प्रोवाइड करना है, कैसे देना है, क्या क्या प्रोवाइड करना है। कभी कभी क्या होता है हमको क्लियर लिक्विड का बोला रहता है, कभी सॉफ्ट डाइट का बोलते हैं ना, कभी लिक्विड डाइट का, तो वो हमको देख करके देना है इसका। फिर पहले हम देख रहे हैं स्टेप प्रोसीजर, फिर उसका रीजनल मतलब उसका रीज़न क्या है। अब जैसे हमने बताया कि अभी गैस्ट्रोटोमी आपको वेरीफाई करना है फिजिशियन के ऑर्डर को, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, गैस्ट्रोटोमी फीडिंग मस्ट बी ऑर्डर बाय द फिजिशियन, फिजिशियन का ऑर्डर हो आपको तब भी उसको देना है। क्या हुआ, गर्मी हो रहा है बहुत, तो वाला एसी भी ऑन कर लो। जिस साइड आपका गैस्ट्रेक्टोमी ओपनिंग है वहाँ पर भी आपको असेस करना है किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना है। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पर इन्फेक्शन है या ब्लीड वगैरह हो रहा है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और जो भी एंटीसेप्टिक ट्यूब वगैरह है उसको आपको अप्लाई करके ड्रेसिंग कर देना है। ठीक है, आपका अल्टरनेट डे वहाँ पर आपका ड्रेसिंग होना चाहिए, अल्टरनेट डे नहीं हो रहा तब भी आपका 3 डे में एक बार ड्रेसिंग आपका होना चाहिए। 1 वीक में अप्रोक्स 2 बार आप ड्रेसिंग कर सकते हो, और आप प्रॉपर चेक करोगे तो पेशेंट को सेप्सिस वगैरह भी नहीं होगा और वो हाइजीनिक रहेगा, तो हमको भी फीडिंग देने में अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, पेशेंट को गैस्ट्रेक्टोमी फीडिंग देने से पहले आपको उसको एक्सप्लेन करना है। यदि पेशेंट इसमें आपका कॉन्शियस है तो आपको उसको बताना है कि मैं आपको फीडिंग दे रही हूँ। पहले आपका इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कोई न्यू पेशेंट आता है तो जो भी आप उसको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कि मैं इधर आपकी स्टाफ नर्स हूँ, आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, मेडिसिन या कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे बता सकते हो। जैसे प्राइवेट रूम में रहते हैं तो आप बोल सकते हो कि आप मुझसे बेल बजा के बता सकते हो आपको कोई ज़रूरत हो, तो आप अपना ऐसे करके उनको
और उसके प्रोसीजर करने से पहले आप उनको एक्सप्लेन करना है कि आपको फीडिंग हम दे रहे हैं। कोई भी प्रोसीजर आपको करना है तो पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट सो रहा है या कुछ भी कर रहा है, हम लोग डायरेक्ट गए और जाके उसको इंट्रागाइल लगा दिया, पेशेंट बेचारा डर गया, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो हमको पहले प्राइमर उसको एक्सप्लेन करना है कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, और यदि ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसीजर है तो हमको कंसेंट साइन भी लेना होता है कि भाई आप कंसेंट दो, तो फिर हम आगे प्रोसीजर करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हमारा हैंड वॉश करना है आपको। प्रोसीजर प्रोवाइड करने से पहले कोई भी आप सेप्टिक तरीके से कर रहे हैं तो आपको हैंड वॉश करना है ताकि पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। प्रिपेयर फीडिंग कंटेनर एंड टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मूला कंटिन्यूसली। फीडिंग में आप जिसमें भी आप फीडिंग दे रहे हो आपको पहले से रेडी करके रखना है पेशेंट के पास। ऐसा नहीं है कि आप आ गए सिरिंज लगा दिया और देख रहे हो कि इधर फीडिंग का वो नहीं है, सिरिंज नहीं है, तो फिर सिस्टर को बोल रहे हो, मामा मौसी को बोल रहे लाने के लिए। ऐसा नहीं करना है, पहले से ही आपको जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें रेडी करके हमारे पेशेंट के बेड साइड ट्रॉली पर हमको ला करके रख लेना है, या जो हमारा कार्डियक टेबल है ट्रॉली, वहाँ पर आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके आपको रखना होता है। हाँ, आप जो भी फ्लूइड दे रहे हो पहले आपको चेक कर लेना है ताकि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है। ज़्यादा गर्म होगा तो उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देना है। उसको नॉर्मल हल्का हल्का गुनगुना आप दे सकते हो, वार्म वाटर जितना रहता है तो आप उतना दे सकते हो, ज़्यादा गर्म नहीं देना है। और पहले से उसको सेक कर लेना है प्रॉपर तरीके से ताकि वो ईजिली चला जाए, नहीं तो फिर आपका जो सिरिंज है उसमें उसके पार्टिकल्स फंस जाते हैं तो फिर फीडिंग हमारा जाता नहीं है। तो आपको पहले ही उसको सेक कर लेना है और नॉर्मल आपका उसका टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद ही आपको पेशेंट को वो प्रोवाइड करना है। बेड को आपको कितना 30 to 45 डिग्री एलिवेट करना है, मतलब आपको ऊपर करके रखना है। ऐसा नहीं कि सुपाइन पोजीशन में या लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है पेशेंट और आपने उसको दे दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है कभी भी, क्योंकि एस्पिरेट होने का चांस रहता है तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और पेशेंट डेड भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सेमीफोलर में या सिटिंग पोजीशन में ही आपको प्रोवाइड करना है। आपको फीडिंग देने से पहले ग्लव्स पहनना है और जो ट्यूब है उसका प्लेसमेंट ठीक है या नहीं है वो भी आपको चेक करना है, नहीं तो आपका ट्यूब बाहर ही निकला और आपने फीडिंग दे दिया, तो वैसा भी नहीं करना है। आपको पहले मेक श्योर करना है कि भाई फीडिंग ट्यूब जो है वो सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं लगा, गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग ट्यूब। उसके सिरिंज अटैच करने के बाद आपको वापस से एस्पिरेट करके देखना है कि गैस्ट्रिक कंटेंट आ तो नहीं रहा है, कुछ वो अंदर से मतलब जो भी हमने खाया पिया है वो आ तो नहीं रहा है, बाहर से वापस आ रहा है तो हम उसको नहीं देना है, वापस उसमें कुछ कर देना है। फिर आप 1 घंटे या 2 घंटे बाद फिर से चेक करके फिर आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसका आपको अपीयरेंस भी देखना है और पीएच भी चेक करना है। जो भी आप गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर एस्पिरेट करके यदि निकल रहा है तो आपको उसका किस कलर का है, वो उसका पीएच वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको ऑब्जर्व करना है उसी टाइम। रिटर्न एस्पिरेट कंटेंट ये बता दिया मैंने, जितना भी आप सिरिंज में खींच रहे हो आपको वापस एब्डोमेन में ही वो रिटर्न कर देना है, वेस्ट नहीं करना है, ताकि वो पेशेंट को हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। वो खाएगा तो वो आप, या कोई उसने ऐसा एब्डोमेन का कोई सर्जरी हुआ है या कुछ अदर कंडीशन है, फिर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं आरटी को डायरेक्ट एस्पिरेट कर देते हैं, तो वो जो भी अंदर का मटेरियल है वो वापस स्टमक से बाहर आता रहता है। जैसे कोई पॉइजन का पेशेंट है या किसी का गैस्ट्रिक सर्जरी हुआ हो या कोई लीवर का कुछ का गॉल ब्लैडर वगैरह का हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम उसको डायरेक्ट आरटी कंटिन्यू करते हैं। देखा होगा जिसका आरटी कंटिन्यू रहता है, आरटी समेत बैग लगा देते हैं तो उसमें कलेक्ट होता रहता है वो। हाँ, फीडिंग देने के बाद आपको क्लियर वाटर भी देना है, और जो आप मेडिसिन देते हो वो ज़्यादातर आप क्लियर वाटर में या आप जो फ्लूइड दे रहे हो लिक्विड दे रहे हो उसमें भी आप मिक्स करके दे सकते हो। पर आपको जो भी आपने दिया है उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्लियर वाटर भी पेशेंट को देना है।
और आपको हर 4 से 6 घंटे में आपको 30 से 50 ml मतलब क्लियर वाटर फ्लश करना है, ताकि जो आपका गैस्ट्रोटमी फीडिंग ट्यूब वगैरह है वो ब्लॉक ना हो, वो चौक ना हो उसकी वजह से। और जो भी आपने यूज़ किया आर्टिकल्स उसको क्या करना है, प्रॉपर आपको रिंस वाटर मतलब रनिंग वाटर में आप उनको धुल करके प्रॉपर जगह पे रख दोगे। अभी तो क्या करते हैं मामा मौसी कर देते हैं, हम उनको दे दो तो वो कर देते हैं, पर हमारा प्रोसीजर होता है तो वो इसमें बताया हुआ वैसा। उसके बाद आपको प्रॉपर गैस्ट्रोटोमी ट्यूब है उसको आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से फिक्स है या नहीं है, कोई वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, सेप्सिस बैक्टीरिया वायरस तो ग्रो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ड्रेसिंग वगैरह करना है, और आप उसका कल्चर भेज सकते हो कल्चर सेंसिटिविटी करने के लिए। तो उससे पार्टिकुलर पता चल जाता है कोई बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। कल्चर सैंपल भेजा है कि किसी ने कल्चर टेस्ट? तो जिस भी जैसे किसी को कोई भी मतलब वुंड वगैरह हो गया हो कहीं पर भी, तो हम एक स्टिक आती है, जैसे कोविड का हम टेस्ट कर देते ना रैपिड टेस्ट, ऐसा एक स्टिक आता है, हम उस पर जिधर भी आपका वुंड हुआ हो वहाँ पर उसको लगा करके और उसमें अंदर डाल के और उसको फेंक देते हैं। फिर वो बैक्टीरिया वायरस को उसमें स्टडी करते हैं कि इधर बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ तो नहीं हुआ है। तो फिर यदि पार्टिकुलर किसी बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ हुआ होगा तो फिर उसके लिए मेडिसिन आती है। कुछ मेडिसिन आती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहती है, मतलब वो सब पे काम करती है, मल्टीपल बैक्टीरिया पे काम करती है। कुछ आती है जो पार्टिकुलर उनके नाम से आती है वो उसी पे काम करती है, जैसे मोनोसेप आता है, सेप्ट्रोजोन आता है, सेप्ट्रोजोन सल्वेक्टम आता है, मैग्नेस्फोर्ट, ये क्या आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है, ये सब पे काम करता है, मतलब कॉमन रहता है। पेशेंट आ गया तो हम पेंटोप इमसाइट मोनोसेप इंजेक्शन उसको जनरली देते हैं, पर बाद में फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि यार इसको कोई ज़्यादा क्रिटिकल है या कोई बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ है, तो फिर हम उसको और हायर एंटीबायोटिक पे शिफ्ट करते हैं बाद में, मीरोपेनम वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें पे फिर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। जो भी आपके ना आर्टिकल्स वगैरह यूज़ करें वो सबको आपको डिस्पोज करना है प्रॉपर जगह पे, वापस से आपको रख देना है। क्लाइंट को आपको जो भी आपका पेशेंट है फिर से आपको उसको एलिवेटेड करके रखना है, सिटिंग पोजीशन में रखना है। हाँ, और 8 से 12 घंटे में आपको उसका चेक करना है कि एस्पिरेट वापस तो नहीं आ रहा है, गैस्ट्रिक से उसका डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। मॉनिटर फिंगर स्टिक ब्लड ग्लूकोज एवरी 6 आवरली until maximum rate of administration is reached maintain 24 आवर्स। आपको उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, वो भी आपको 6 आवरली चेक करते रहना है, ताकि देखो फीडिंग अच्छे से नहीं जा रहा है, एनवीएम पेशेंट है आपका या नेजोगेस्ट्रिक ले रहा है तो उसका शुगर लेवल भी कभी कभी कम हो जाता है, तो वो भी आपको चेक करते रहना है। पेशेंट को भले डायबिटिक हो या नहीं हो, पेशेंट आपका एनवीएम है या पेशेंट आपका गैस्ट्रिक फीडिंग पर है, तब आपको वो चेक करना होता है कि भाई उसका शुगर लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है। अब पेशेंट कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं भाई 2 दिन 3 दिन, तो वो स्वाभाविक बात उसको भाई ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो फिर ग्लूकोज कम हो जाता है। मॉनिटर करना है आपको उसका इनटेक और आउटपुट एवरी 8 आवरली। हाँ, वेट का तो पहले भी देखा था, उसका वेट भी हमको ऑब्जर्व करना है डेली, पेशेंट का हमारा वेट वगैरह लॉस तो नहीं हो रहा, वेट वगैरह कितना है, और उसका जो भी जिस साइड भी उसका स्टोमल लगा है वहाँ की स्किन को भी हमको ऑब्जर्व करना है कि स्किन वहाँ का कैसा है हमारा, ठीक है। और जो भी हमने फ्लूइड उसको दिया है, वाटर दिया है, वो हमको हमारी फाइल पर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है। रिकॉर्ड मतलब हमको फाइल पर मेंशन करना है, रिपोर्ट मतलब दूसरे शिफ्ट में जो भी नर्स आती है उसको हमको रिपोर्ट करना है, उसको हैंड ओवर देना है कि मैंने इतने टाइम मेरी शिफ्ट में पेशेंट को फीडिंग दिया है, क्या क्या दिया वो सब आपको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मतलब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्किन सराउंडिंग गैस्ट्रोस्टोमी साइट ब्रेकडाउन।
जिस साइड भी आपका गैस्ट्रोस्टोमी है वहाँ पर आपका स्किन में ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो आपको ये कि कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी, स्किन सराउंडिंग गैस्ट्रोस्टोमी साइड ब्रेकडाउन, मतलब जिस साइड भी उसको गैस्ट्रोस्टोमी हुआ है, जिस साइड भी हमने सर्जिकल ओपनिंग की है वहाँ पर उसको स्किन में ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमको ऑब्जर्व करना है, ये उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन हम यहाँ पर देखेंगे, क्लाइंट एस्पिरेट फार्मूला व्हेन गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज डिलेड फॉर फार्मूला इज एडमिनिस्टर्ड टू रैपिडली एंड प्रोड्यूस वॉमिटिंग। हाँ, यदि हमने उसको बार बार फीडिंग दिया हो, जल्दी जल्दी दे दिया हो, तो क्या हो सकता है, वो वापस से एस्पिरेट कर सकता है, तो उसको भी हमको ऑब्जर्व करना है, वो भी हमको चेक करना है। ठीक है, तो अभी ये मतलब जो ओरल तो एस्पिरेट नहीं करेगा, जिधर गैस्ट्रोटोमी इधर है तो यहीं से वो ओपनिंग किया वहीं से वो एस्पिरेट कर सकता है, तो इसके लिए हमको इस बात का भी ध्यान में रखना है कि उसको रैपिडली बार बार नहीं देना है। यदि एस्पिरेट आ रहे हैं तो हमको फिर से उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या आप 2 आवर के बिफोर आप मतलब 3 आवर 4 आवर के इंटरवल में आप उसको दे सकते हो। क्लाइंट डेवलप डायरिया इंडिकेट इंटॉलरेंस, उसको डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, पेशेंट को हमारे प्रॉपर तरीके से उसका डाइजेशन नहीं होगा, ऑन बेड रहेगा, गैस्ट्रोटोमी हम फीडिंग दे रहे हैं तो उसमें उसको डायरिया होने के चांस भी रहेंगे, तो ये हमारे 2-3 कॉम्प्लिकेशन है मेनली जो उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब हमारी इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तब हमको फीडिंग देना है। नर्स शुड टेक केयर स्किन अराउंड गैस्ट्रोटोमी साइट एंड मेक इट क्लीन ड्राई। A water ointment such as zinc oxide may be applied around the tube to protect the skin from irritation of the hyaluronic acid. जिस साइड भी उसका गैस्ट्रेक्टोमी ओपनिंग है वहाँ पर आपको एंटीसेप्टिक ट्यूब वगैरह बिटाडिन वगैरह प्रॉपर तरीके से लगा करके रखना है और ड्राई रखना है, तो आप वहाँ पर जो फंगल पाउडर आता है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो ताकि स्किन वहाँ पर ड्राई रहेगी, तो बार बार वेट नहीं होगी, तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा, उसको इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इवन यदि आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन वगैरह है तो आप वहाँ पर बिटाडिन वगैरह एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा के ट्यूब लगा करके आप प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा नर्स शुड चेंज पोजीशन ऑफ द क्लाइंट प्रेफरेबल साइड लाइन पोजीशन गिवन टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ द क्लाइंट। आप पेशेंट का पोजीशन भी चेंज करा सकते हो, आप लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को कर सकते हो कुछ टाइम बाद, पहले तो आपको सुपाइन में ही रखना है। ठीक है, नर्स शुड डू सक्शनिंग टू कीप एयरवे क्लीन, डू नॉट इनिशिएट फीड ड्यूरिंग सक्शनिंग। आपको सक्शनिंग करना है ताकि उसका ज़्यादा कुछ एस्पिरेट वगैरह आ रहा है तो आप सक्शन करके वहाँ पर क्लीनिंग कर सकते हो, और ज़्यादा आपको बार बार भी उसको फीड नहीं देना है फिर। और जब आप सक्शन कर रहे हो तब आपको फीडिंग नहीं देना है, तो वो तो वैसे भी कोई सक्शन करेगा तो फीडिंग क्यों देगा, और बुक में लिखा है कि तब आप सक्शन कर रहे हो तब आपको फीडिंग नहीं देना है। Nurse should look after the patient to assess any complication, example loose stool and wound infection। उसको कुछ भी जो हम गैस्ट्रिक कंटेंट दे रहे हैं उसमें लूज मोशन वगैरह तो नहीं है, लूज तो नहीं है, और उसको वुंड वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हमको साथ ही साथ, और इन्फेक्शन तो नहीं है वो भी ऑब्जर्व करना है। नर्स शुड रिपोर्ट टू फिजिशियन इफ एनी एबनॉर्मलिटी सीन और असेस। कोई भी उसको एबनॉर्मलिटी आ रही है, कोई भी उसको इन्फेक्शन वगैरह है तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ अमाउंट गिवन टाइप ऑफ फीडिंग क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल एंड इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन टू बी डन। क्या करना है, जो भी हमने उसको फीडिंग दिया उसका आपको रिकॉर्ड करना है फाइल में, और जो भी आपकी नर्सेस आती दूसरे शिफ्ट में उनको आपको रिपोर्ट करना है कि मैंने इसको इतने अमाउंट में फ्लूइड वगैरह दिया है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है इसके टॉपिक में। पहले हमने गैस्ट्रोटोमी पढ़ा है भाई,
गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग तो हमारा टॉपिक था, पर हमने गैस्ट्रो पढ़ा, गैस्ट्रो का मीनिंग हमने देखा था स्टोमक होता है, स्टोमी मतलब सर्जिकल ओपनिंग। अब ये किस किस कंडीशन में करते हैं हम, इसका इंडिकेशन क्या है, पेशेंट को कोई भी जीआई ट्रैक में, अपर एलिमेंट्री ट्रैक में फिस्टूला वगैरह हुआ है, उसको ओरली कोई भी सर्जरी वगैरह हुआ हो, या फीडिंग ट्यूब का कुछ भी उसको सर्जरी हुआ हो, ठीक है, ये कंडीशन में, या उसको अल्सर वगैरह हो गया हो, फिस्टूला हुआ हो, तो वो खुद से मुंह से ओरली खाना नहीं ले पा रहा हो, और दूसरा उसको आरटी डालना भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, हम आरटी भी नहीं डाल सकते हो, या थर्ड ये भी आ सकता है कि पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक आपको फीडिंग देना हो, तो हम आरटी से लॉन्ग टाइम तक नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। आप 12-15 दिन तक आरटी को एक रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 दिन, उसके बाद फिर आपको दूसरा चेंज करना होता है, तो आपको लॉन्ग टाइम तक भी देना है, फिर आपको गैस्ट्रोस्टोमी ओपनिंग करना पड़ता है। तो ये इसका इंडिकेशन हो गया। फिर हमने मेथड देखा था कि उसको कैसे आपको फीडिंग प्रोवाइड करना है, उसका इंडिकेशन देखा था, जो मैंने अभी बताया कौन कौन सा उसका इंडिकेशन है, आर्टिकल्स हमको क्या क्या लगने वाला है वो मैंने आपको बताया कि भाई आपको या तो फिर आप डायरेक्ट उससे आईवी रूट से दे रहे हो तो आपको एक बैग आता है, फीडिंग बैग वो लगेगा, और एक आपको आईवी सेट लगेगा, फीडिंग सेट, या आप सीरिंज से दे रहे हो तो आपको 50 सीसी का सीरिंज लगने वाला है, ठीक है, और आपको गिलास लगेगा, और जो भी आप लिक्विड दे रहे हो वो सारी चीज़ें आपको लगने वाली है। फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन देखा कि भाई क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है हमारे जीआई ट्रैक में, उसको डायरिया वगैरह हो सकता है, और कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिस साइड उसको ओपनिंग हुआ है वहाँ पर स्किन में उसको इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस ग्रो हो सकते हैं, और स्किन का जो इंटीग्रिटी है वो चेंज हो सकता है वहाँ का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा है, एस्पिरेट वगैरह कर सकता है। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने देखा है कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये सारी चीज़ें करते टाइम, तो हमको उसका वहाँ पर जब भी हम कर रहे हैं हमको प्रॉपर तरीके से ड्राई करना है, यदि वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह है तो हमको एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट वगैरह लगा करके ड्रेसिंग करना है, और एस्पिरेट वगैरह आ रहे हैं तो हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और जब भी आप फीडिंग दे रहे हो उसके पहले आपको चेक करना है कि एस्पिरेट वगैरह तो नहीं आ रहा है, और इनटेक आउटपुट आपको मेजर करना है प्रॉपरली, और आपको 4 to 6 आवरली उसको एस्पिरेट करके चेक करना है पेशेंट का कि क्या कंडीशन है, जो भी हमने फीड दिया है मटेरियल वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने डॉक्टर ने बोला कोई इंजेक्शन दे दिया और आपने दे तो दिया पर फाइल में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और दूसरी सिस्टर को भी नहीं बताया तो वो भी आ गई उसने भी दे दिया, तो उसको डबल डोज चला गया। तो आपको प्रॉपर याद में रखना है कि आपको वो जो भी आप दे रहे हो वो आपको रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है, आया समझ? कोई क्वेश्चन अभी किसी को? क्या इंडिकेशन है, हम कब लगाएंगे गैस्ट्रोस्टोमी, कब करेंगे, गैस्ट्रोस्टोमी ओपनिंग कब करेंगे, क्या इसका इंडिकेशन है? हाँ, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जीआई ट्रैक या एलिमेंट्री ट्रैक, तो उसमें अपर में हमारे कोई भी फिस्टूला हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, या अल्सर वगैरह हो गया हो, ठीक है, या कोई सर्जरी हुआ हो, ओरल का सर्जरी हुआ हो, या हमारे फूड पाइप का कोई सर्जरी हुआ हो, या हमारे नोजल का नेस का सर्जरी हुआ हो नेजल कैविटी में, तो हम आरटी भी नहीं डाल सकते उसका, या पेशेंट हमारा लॉन्ग टाइम तक उसको हमको फीड देना हो, जैसे कई बार देखा होगा पैरालाइज के पेशेंट रहते हैं, लकवा लग जाता है तो वो बेड पे डले रहते हैं 2 महीने 3 महीने, तो फिर हमको उनको फीडिंग देना होता है, तो लॉन्ग टाइम तक देना है तब भी हमको गैस्ट्रोस्टोमी करना होता है, ठीक है। फिर प्रोसीजर में क्या देखा था हमने, कैसे प्रोवाइड करना है, कितने कितने आवर में कितना देना है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको, वैसे तो आपको 2 आवर में देख सकते हो आप 200 ml, और कितना कितना देना है आपको, 150 to 300 आप दे सकते हैं इस रेंज में एज पर कंडीशन, या तो आप क्लियर वाटर दे सकते हैं, दाल का पानी, चावल का पानी वगैरह हो गया, फ्रूट जूस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो, ठीक है।